नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत बिहार की सियासी गलियारों से जुड़ी सबसे बड़ी खबर से करेंगे। केसी त्यागी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए गए राजीव रंजन प्रसाद निजी कारणों से इस्तीफा देने की बात उनकी तरफ से कही गई। केसी त्यागी के हाल के बयान से पार्टी में नाराजगी, सूत्रों से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़बोलेपन से पार्टी में नाराजगी थी, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। पार्टी लाइन से हटकर बयान इस्तीफे की वजह बताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हालांकि केसी त्यागी ने कहा है कि कुछ निजी कारणों की वजह से उन्होंने मुख्य प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया है, राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि केसी त्यागी की तरफ से दिए गए बयानों की वजह से इन दिनों पार्टी के भीतर खाने ही कुछ नाराजगी कुछ लोगों के बीच चल रही थी। उनके बड़बोलेपन से पार्टी में नाराजगी थी और इसीलिए पार्टी लाइन से हटकर बयान देने की वजह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता अमितेश हमारे साथ फोन लाइन पर है। अमितेश, क्या कुछ जानकारी है? कहा यह जा रहा है कि उनके बड़बोलेपन की वजह से, उनके बयानों की वजह से आज ये बहुत बड़ा निर्णय लिया गया। क्या ये निर्णय स्वैच्छिक है या फिर पार्टी की तरफ से लिया गया निर्णय है? क्या माना जाए? देखिए, जहाँ तक केसी त्यागी का सवाल है, उनकी तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि हमने पहले ही पद छोड़ने की इच्छा जताई थी और पहले भी वो राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद को छोड़ चुके थे। केवल जेडीयू में राजनीतिक सलाहकार की भूमिका में रहेंगे, उनकी भूमिका यही रहेगी। क्योंकि पार्टी के काफी वरिष्ठ नेता हैं, पहले प्रधान महासचिव रह चुके हैं, लेकिन बाद में जब ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उस वक्त से ही इनकी भूमिका बदल गई और ये पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जेडीयू पार्टी के राजनीतिक सलाहकार के पद पर काम कर रहे थे। लेकिन उस चीज को लेकर के लगातार केसी त्यागी की तरफ से जो बयान हो रहे थे, तमाम चीजें सूत्र बता रहे हैं, वो भी एक कारण हो सकता है। लेकिन पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पे अगर जहां तक जेडीयू का सवाल है, ये कहा जा रहा है कि उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है और राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर राजीव रंजन प्रसाद अब नए नियुक्त किए गए हैं प्रवक्ता। अमितेश, इस बात की भी चर्चा की जा रही है कि कहीं ना कहीं पार्टी लाइन से हटकर भी उन्होंने कई तरह के बयान सामने रखे, बहुत सारी बातें की और इसे भी इस्तीफे की वजह बताया जा रहा है। देखिए, केसी त्यागी की तरफ से बहुत सारे ऐसे बयान हैं, चाहे लेटरल एंट्री को लेकर के और बहुत सारे और भी दूसरे मुद्दे हैं जिसको लेकर के जो उनका बयान था वो बीजेपी को असहज करने वाला जरूर था। बीजेपी से अलग हट करके बयान कह सकते हैं और बीजेपी के साथ इस वक्त जेडीयू है, केंद्र में सरकार में भी है, तो एक कारण हो सकता है। लेकिन ना ही पार्टी की तरफ से ना ही केसी त्यागी की तरफ से आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि की जा रही है कि उनसे इस्तीफा लिया गया है। केसी त्यागी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है, लेकिन एक कारण वो भी हो सकता है जिस तरह से उनके बयान आ रहे थे उस बयान। अमितेश, किसी पार्टी के कार्यकर्ता नेता किसी से आपकी बात हो पाई है कि क्या ये इस्तीफे को पार्टी का निर्णय माना जाए या केसी त्यागी का स्वैच्छिक निर्णय माना जाए? इस बाबत किसी तरह की कोई जानकारी पार्टी के किसी कार्यकर्ता नेता की तरफ से? देखिए, इस बारे में कार्यकर्ता तो कुछ नहीं बता पाएंगे, ये तो टॉप लीडरशिप की बात होती है और इसमें जो भी होता है कोई पार्टी का वरिष्ठ अधिकारी ही बोल सकता है। जहां तक केसी त्यागी का सवाल है, उनकी तरफ से जरूर कहा गया कि हमने पहले ही इस पद को छोड़ने की इच्छा जताई थी, काफी हम वरिष्ठ नेता हैं और पहले से अगर देखा जाए तो जेडीयू के राजनीतिक सलाहकार की भी उनकी भूमिका है। प्रधान महासचिव के पद से जब हटे तब से, इसलिए प्रधान महासचिव के पद पर जब नहीं है तो जेडीयू के राजनीतिक सलाहकार के रूप में हमारी भूमिका बरकरार रहेगी, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर बने रहें। ये केसी त्यागी की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन जेडीयू के तरफ से जो प्रेस रिलीज के जरिए इस बात की जानकारी दी गई है उसमें यही उल्लेख किया गया है कि उन्होंने निजी कारणों से। अमितेश, अगर हम हाल के दिनों की बात करें तो पार्टी से इस्तीफा देना, दूसरे पार्टी का दामन थामना, ये बहुत ही आम बात हो गई है। झारखंड से लेकर बिहार तक श्याम रजक की भी चर्चा हम करेंगे। तो क्या ऐसी भी कोई संभावना बन सकती है कि खुद केसी त्यागी जेडीयू का दामन भी छोड़ दे? क्या इस बाबत भी कोई जानकारी आपके पास? देखिए, ये कहना अतिशयोक्ति होगी, अभी इस तरह की कोई चर्चा नहीं है। केवल आज राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है और जेडीयू के राजनीतिक सलाहकार के पद पर बने रहेंगे और इसमें कि दूसरे पार्टी में चले जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये कयासबाजी के अलावा कुछ नहीं होगा। इस तरह की बात कहीं कुछ नहीं है, न उन्होंने कुछ कंफर्म किया है, न पार्टी के और सूत्र इस बारे में कंफर्म करेंगे और न कर रहे हैं। फिलहाल केसी त्यागी जेडीयू में मौजूद हैं और जेडीयू के राजनीतिक सलाहकार के तौर पर उनकी भूमिका रहेगी, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़बोलेपन से जेडीयू में नाराजगी की भी खबर है। हालांकि केसी त्यागी से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि ये उनका स्वैच्छिक निर्णय है और अपनी स्वेच्छा से उन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया है। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार उनका भी रुख करेंगे। आनंद, ये बहुत बड़ा निर्णय, बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा बदलाव जेडीयू के भीतर देखने को मिला है। क्या क्या वजहें हो सकती है, क्योंकि सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके बड़बोलेपन की वजह से, बयानों की वजह से पार्टी के भीतर खाने नाराजगी चल रही थी। देखिए, निश्चित तौर पे कई सारे ऐसे बयान केसी त्यागी के आए हैं। भले उन्होंने जो इस्तीफा सौंपा और उसमें व्यक्तिगत वजह बताई, व्यक्तिगत कारण बताई, लेकिन व्यक्तिगत वजह के साथ जो सूत्र बता रहे हैं कि कुछ ऐसे बयान, उनके कई ऐसे मामले में बयान आए हैं जो कई बार पार्टी के लिए असहज की स्थिति हो गई है, जिसकी वजह से कई बार बिहार में प्रवक्ताओं से जब सवाल पूछा जा गया, बिहार के नेताओं से सवाल पूछा गया, तो वो करने का दिखे या फिर मिनिमाइज करने की कोशिश की है। जाहिर तौर पे जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पे केसी त्यागी की एक अच्छी पहचान बनी, और जब भी कोई राष्ट्रीय मुद्दा होता था, कई बार जेडीयू से जुड़ा हुआ मुद्दा तो जिस पर केसी त्यागी का बयान पार्टी का बयान माना जाता था, और उस बयान को लेकर काफी सियासी हलचल भी होती थी। कई बार उन्होंने ऐसे बयान भी दिए। जाहिर तौर पे केसी त्यागी के इस बयान, कई ऐसे बयान थे जिसे लेकर जेडीयू असहज स्थिति में था, और उसी की वजह से जो जानकारी मिल रही है कि उनसे पूछा भी गया था, जिसके बाद केसी त्यागी ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया है। बहरहाल अभी केसी त्यागी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। उनसे जब हमने भी जानने की कोशिश की तो उनसे बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन जो भी जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से उन्होंने सिर्फ व्यक्तिगत कारण का हवाला देकर राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद छोड़ दिया। देखिए, पिछले कई ऐसे मामले हैं, चाहे जब आरक्षण में वर्गीकरण की बात हो, या फिर कोटा की बात हो, या फिर वक्फ बोर्ड को लेकर कई सारे ऐसे बयान आए जब पार्टी का लाइन पटना में पार्टी का लाइन कुछ और था, और दिल्ली में जब राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर केसी त्यागी बोलते थे तो वो कुछ और लाइन हो जाता था। जाहिर तौर पे अगर आपके पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को बयान होता है, आपसे पार्टी की असहज स्थिति होती है और एम्बेरस वाली स्थिति हो जाती है। तो आनंद, हम ये मान लें कि कहीं ना कहीं इसमें पार्टी के जो वरिष्ठ नेतागण हैं, या जो भी कार्यकर्ता या नेता, जो भी पार्टी के मुख्य लोग हैं, उनकी तरफ से भी सहमति दी गई होगी, और तभी केसी त्यागी ने आज ये इतना बड़ा निर्णय ले लिया। नहीं, देखिए, केसी त्यागी एक बड़े कद का नेता, इसमें कोई इंकार नहीं करता, और काफी पुराने नेता हैं, जेडीयू के काफी पुराने नेता माने जाते हैं। तो उन पर दबाव डाल के इस्तीफा नहीं लिया गया होगा, उनसे पूछा गया होगा, जिसके बाद केसी त्यागी ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब बिल्कुल देर के बाद वो भी जानकारी सामने आ जाएगी। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाए, लेकिन कहीं न कहीं कुछ बयानों को लेकर विवाद में थे, और जिसके वजह से ये पूरी परिस्थिति सामने आई है। राजीव रंजन प्रसाद जो आनंद, क्योंकि आप जेडीयू को लेकर मुखर रहते हैं, बहुत सारी बातें आप वहां जाकर रिपोर्टिंग भी करते हैं, तो क्या इस बात की जानकारी आपके पास है कि इसकी चर्चा पहले से भी पार्टी के भीतर हो रही थी, या अचानक लिया क्या निर्णय है? मैंने आपको बताया कि कई ऐसे बयान थे केसी त्यागी के, जिस बयान के बाद पार्टी असहज स्थिति में हो जाती थी, और कई बार पार्टी डिफेंसिव मोड में चली जाती थी। तो जाहिर सी बात है, अब आने वाले साल में विधानसभा चुनाव है, अभी डीए के साथ जेडीयू सरकार में, केंद्र सरकार में भी शामिल हुई है, तो उनको भी पता है कि एक भी ऐसा बयान दोनों गठबंधन पर भी कई बार सवाल खड़े करता है। कई बार उनके बयान की वजह से पार्टी में असहज की स्थिति हो सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय प्रवक्ता के एक बयान पूरे पार्टी का बयान माना जाता है, और राष्ट्रीय स्तर पर उस बयान का महत्व होता है। तो ये तमाम परिस्थितियों के बीच में केसी त्यागी ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और उनके जगह राजीव रंजन प्रसाद, वो भी काफी वाकई आनंद, ये बहुत बड़ा निर्णय है पार्टी की तरफ से भी, केसी त्यागी की तरफ से भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और जनसुराज की पार्टी लॉन्चिंग से पहले प्रशांत किशोर मुसलमानों को अपने साथ लाने में जुटे हैं। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के नारे के साथ मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने का ऑफर दिया जा रहा है। मुस्लिमों की हालत में सुधार के दावे किए जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि आखिर प्रशांत किशोर का मुस्लिम एजेंडा क्या है।
देखिए, मुसलमानों को अपने साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं जन स्वराज के मुख्य संस्थापक प्रशांत किशोर। उनकी तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि जिसकी जितनी जिम्मेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी, और इसी के तहत मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। पूरे बिहार में उन्होंने लगातार पदयात्राएं की हैं, लोगों को अपनी बातों से अवगत कराया है, उन्हें शिक्षित होने के लिए, उन्हें बेहतर विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए उन्होंने अपनी बातों को बार बार जनता के बीच जाकर रखा है। तो 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं, और इससे पहले जन स्वराज की ओर से हर वो कोशिश जारी है जिसके जरिए पार्टी बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा फैक्टर बन सके। बिहार में मुसलमानों की आबादी करीब 18% है। माना जाता है कि मुसलमान बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के समर्थक हैं और उन्हीं के नाम पर वोट भी करते हैं। पार्टी की लॉन्चिंग से पहले प्रशांत किशोर मुसलमानों को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश में जुटे हैं। आज जन स्वराज की ओर से पटना के बापू सभागार में सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बिहार की राजनीति में मुसलमानों की भागीदारी विषय पर आयोजित सम्मेलन में मुस्लिम समाज के लोगों को आमंत्रित भी किया गया है। कोशिश यही रहेगी कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुसलमानों को अपने पाले में लाकर अधिक सीट पर दावेदारी जताई जा सके। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर मुसलमानों को लेकर प्रशांत किशोर का एजेंडा क्या कुछ है। 2 अक्टूबर को पार्टी लॉन्च करेंगे प्रशांत किशोर। पहली चर्चा ये की जा रही है, मुस्लिमों से प्रशांत किशोर की अपील है जन स्वराज के निर्माण में वो भी भागीदार बने, राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाएं। जन स्वराज मुस्लिमों को प्रशिक्षित करेगा, नेतृत्व क्षमता का विकास करेगा जन स्वराज। इसके अलावा राज्य के विकास में उनकी अहम भूमिका हो, इसकी भी चर्चा उनकी तरफ से की गई। मुस्लिमों को प्रशिक्षित करने की बात भी कही गई। नेतृत्व क्षमता का विकास करेगा जन स्वराज, इसकी भी चर्चा हुई है। साथ ही साथ बेरोजगारी, पलायन, रोजगार पर जोर देने की बात भी कही गई है। और मुसलमानों को अपने साथ लाने में जुटे प्रशांत किशोर की ओर से मुस्लिम समाज से क्या दावे किए जा रहे हैं, अब आपको वो भी बताते हैं। राजनीति में मुस्लिम समाज की भागीदारी को बढ़ाना भी उनकी तरफ से एक दावा है। राजनीति में बंधुआ मजदूर की तरह मुस्लिम बने हुए हैं। जन स्वराज से जुड़ने का उन्हें विकल्प दिया जा रहा है, और अभी जुड़ने पर संस्थापक सदस्य में वो गिने भी जाएंगे, इसका भी ऑफर है। पार्टी में 18% के हिसाब से मुसलमान होंगे और जनसंख्या के आधार पर अहम भागीदारी मिलेगी उन्हें भी, मुस्लिम समाज के लोगों को भी। और मुस्लिम समाज को अपने साथ लाने के लिए आखिर प्रशांत किशोर क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसे भी आप समझ लीजिए। लालू और नीतीश के समर्थक माने जाते हैं मुस्लिम, और कई लोकसभा विधानसभा सीट पर उनकी निर्णायक भूमिका होती है। कई सीट पर वोट से वो तय करते हैं कि किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। जैसे कि सीमांचल के क्षेत्रों की बात कर लें, या बिहार के अन्य कई ऐसे जिले हैं जहां पर उनके वोटों से ये पता चलता है कि जीत किसकी होगी और किसकी हार होगी, क्योंकि उनकी जनसंख्या काफी ज्यादा है। पीके मुसलमानों को अपने पाले में करने में लगातार जुटे हुए हैं, और जन स्वराज में कई मुस्लिम चेहरों को उन्होंने अपने साथ रखा है। मुसलमानों की भागीदारी बढ़ाने का वो भरोसा दे रहे हैं, मुसलमानों की हालत में सुधार का भी भरोसा दे रहे हैं, और अगर मुस्लिम उनसे जुड़ते हैं तो वो बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा जन स्वराज के लिए। विधानसभा में 18% सीट देने की भी बात कर रहे हैं। ये बड़े बड़े ऑफर्स जन स्वराज पार्टी की तरफ से, प्रशांत किशोर की तरफ से मुसलमानों के लिए हैं। 2025 में सभी 243 सीट पर लड़ने की तैयारी है, और इसीलिए इतनी सारी प्लानिंग के साथ चुनावी रणभूमि में उतर रहे हैं प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर के एजेंडे से बिहार की सियासत अब गर्माती नजर आ रही है। एनडीए के साथ ही इंडिया अलायंस में भी शामिल दलों ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधा है। ये लोकतंत्र में सबको अधिकार है, वो पार्टियां बनाएं, जनता के बीच में जाएं, सम्मेलन करें, और ये बिहार तो राजनीतिक रूप से जागरूक राज्य माना जाता है। यहाँ हजारों पार्टियां बनी हुई है, जनता नोटिस लेगी तब ना। सबको पता है कौन किसका बी टीम बन करके घूम रहा है, काम कर रहा है। हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को ये अच्छी तरह से पता है।
प्रशांत किशोर जी अपने इवेंट मैनेजमेंट की छवि से बाहर निकलकर एक राजनीतिक छवि तैयार करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उनका जो भी काम हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा के रूप में हो रहा है और उनका एक और एकमात्र उद्देश्य है कि 2025 में भारतीय जनता पार्टी को सफलता कैसे मिले। बिहार के लोग जागरूक है, बिहार के लोग को पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो उसके लिए घबराने की बात नहीं है। हमारे अल्पसंख्यक भाई मुसलमान भाई को भी पता है कि कौन उनका अच्छा कर सकता है, कौन उनका बुरा कर सकता है। ये सारे लोग जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है जनसुराज। अभी तो प्रशांत किशोर जी की पार्टी भी नहीं बनी है, अभी तो जनसुराज की सिर्फ घोषणा हुई है। अभी से किसी भी तरीके के राजनीतिक एजेंडा, वो भी प्रशांत किशोर जी के मार्फत, ये बहुत ज्यादा जल्दबाजी हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस समुदाय के लोगों का राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। उसी में से एक प्रशांत किशोर है जो मुसलमानों को भ्रम में रख करके, मुसलमानों को सत्ता का लालच दे करके उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनके इस व्यवहार से अल्पसंख्यक समाज के लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं। और निश्चित तौर पर वो केजरीवाल बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन बन पाएंगे कि नहीं, इसमें मुझे थोड़ा शक है। लेकिन नीति वही है, नियति वही है, लोगों को बेवकूफ बनाना, ठगना, इस तरह की राजनीति बिहार कभी स्वीकार नहीं करता है। बड़ी खबर आपको बताएं, बिहार में दलित सीएम की मांग की गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजय पासवान की मांग, दलित सीएम के लिए कैंपेन चलाएंगे। संजय पासवान की तरफ से ये बहुत बड़ा बयान आया है। ओबीसी मुख्यमंत्री का टर्म पूरा, संजय पासवान ने ये कह दिया है। और बिहार में अब दलित सीएम की बारी है। अब अति पिछड़ा या दलित सीएम होना चाहिए, संजय पासवान की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। एनडीए के सहयोग से दलित सीएम बने। न्यूज 18 से खास बातचीत में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजय पासवान की मांग ने कहा है कि 90 के दशक के बाद बिहार में यादव समाज से या कुर्मी समाज से मुख्यमंत्री रहे, कुछ ही दिन के लिए मांझी सीएम बने थे। ओबीसी समाज से आने वाले सीएम ही टर्म पूरा कर पाए, इसीलिए बिहार में दलित समुदाय से मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मैं लोगों से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बात कर रहा हूँ। 90 के बाद से मैं मानता हूं कि 2.25 सीएम हुए हैं। दो मतलब कि या तो यादव समाज से रहे या फिर नहीं तो कुर्मी समाज से रहे, और 1.5 महीना 1.5 महीना के लिए वो हमारे मांझी जी हुए थे। इसलिए हम ये मानते हैं कि ये तो ऑलरेडी जो ओबीसी के जो लोग हैं तो उनका कोटा इन सब ने पूरा किया है। अब सही मायने में टर्न तो अब बनता है, मामला अति पिछड़े का, दलित का, महादलित का बनता है। लेकिन जो एनडीए नेतृत्व करेगा वह अच्छा होगा और मुझे लगता है कि वह एक वैकेंसी है उस कैटेगरी में या उस क्लास में। कहते हैं कि दुनिया में चल रहा है कि आजकल एस्पायरेशन मूवमेंट चल रहा है, आकांक्षा भरी आंदोलन। तो आकांक्षा है, दलित समाज को आकांक्षा है, महादलित को आकांक्षा है और अति पिछड़ा को आकांक्षा है। और सीएम नीतीश कुमार के भोजपुर आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। सीएम आगामी 5 सितंबर को भोजपुर के 3 स्थान पर जाएंगे। सीएम करोड़ों रुपए के विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिसकी तैयारियों को लेकर डीएम एसपी ने अधिकारियों के साथ बड़हरा प्रखंड पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। संबंधित पदाधिकारी को सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखने के आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बढ़ते आगे, अगली खबर बाढ़ से है, जहां सनकी दामाद ने पत्नी और साली को गोली मारने के बाद खुद को गोली मार ली। घटना पंडारक थाना क्षेत्र के बिहारी बिघा की नवा टोली की बताई जा रही है। इस गोलीबारी में दामाद दीपक और पत्नी की बड़ी बहन की मौत हो गई, जबकि पत्नी लक्ष्मी देवी की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतक दीपक की डेड बॉडी के पास से पुलिस ने पिस्टल बरामद कर ली। घरेलू विवाद में हुई हत्या की वारदात से पूरे इलाके में सनसनी है। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है।
तो गोली मारने के बाद सुसाइड कर लिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोलीबारी की घटना को अंजाम देने के बाद खुद भी सिर में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। घरेलू विवाद में गोलीबारी की घटना को अंजाम देने की बात सामने आई है। बाढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सर दामाद की करतूत देखने को मिली है। घरेलू विवाद था। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ पहले जब उनकी पत्नी उनके ससुराल में रहती थी तो वहाँ मारपीट वगैरह हुआ था, जिस वजह से वो यहाँ आ गई थी। तो वो यहाँ पे उसको अपने घर ले जाने के लिए आया हुआ था। 2 महीने से लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन लगता है कि आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि वो उसके साथ नहीं जाना चाह रही थी, तो उसने ये एज रिवेंज बदले की भावना से गोली चला दी। क्या घटना हुआ? किसको कौन गोली मारा? बिहारी विवाह का घटना है। दामाद था, वो अपना पहले साली को मार दिया गोली, और फिर उसके बाद सीढ़ी के पास अपनी वाइफ को मार दिया, और छत पे जाके खुद को भी मार लिया। और इसका भी देहांत हो गया, साली का देहांत हो गया, और इसकी वाइफ अभी जिंदगी मौत से लड़ रही है। दोनों महिला गर्भवती थी, और समझिए कि 3 नहीं बल्कि 5 क्या हो गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर।